हेलो एवरीवन, मैं नवनीत। आप सभी लोग हमसे परिचित हैं और मैं आपके बीच में लाने वाला हूं पूरे सामाजिक विज्ञान का बड़े से बड़े पेपर को ले लीजिए, चाहे छोटे से छोटे वन डे एग्जाम को ले लीजिए, इन सभी को कवर करके पूरे सामाजिक विज्ञान का सिलेबस आपके बीच में हम शुरू करेंगे अपने इतिहास से। क्योंकि जब तक हमको हमारा अतीत पता नहीं होगा तब तक हम आगे किसी भी चीज को जानने के योग्य ही नहीं है। यही इसी इतिहास से हम भूगोल को भी जानेंगे, हम अपने अधिकारों को भी जानेंगे, जिसकी बात हम कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी में करेंगे। कैसे हम अपने बाजार को नियंत्रित करते हैं, कैसे हमारे लेन देन और हमारी आर्थिक दिनचर्या नियंत्रित होती है, इसके लिए हम अर्थव्यवस्था को भी जानेंगे और वर्तमान की स्थिति से अपने भूतकाल की तुलना करते हुए समझेंगे कि क्या है सामाजिक विज्ञान, क्यों पूछता है पेपर में बार बार, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक विज्ञान का क्यों होता है। इन सभी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और शुरुआत करेंगे हम इतिहास के प्राचीन भारत से, क्योंकि हमारा इतिहास ही शुरू होता है कहां से? प्राचीन भारत से। हम इसको आपको इसमें स्टोरी भी होगी, नोट्स भी होंगे, डेट्स भी होंगी, सभी चीजों का समन्वय मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। तो आइए जानेंगे कि प्राचीन भारत में हम पूरे सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तो आइए जानेंगे सामाजिक विज्ञान के परिचय को लेकर के कि हम सामाजिक विज्ञान में वास्तविकता में पढ़ेंगे क्या क्या, कैसे हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इतिहास को कवर करेंगे, फिर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और पॉलिटी अलग है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो इसको हम अलग देखेंगे। फिर बात करेंगे भूगोल की, विश्व के भूगोल को भी देखेंगे और भारत के भूगोल को भी देखेंगे। तो अब अर्थशास्त्र आएगी, अर्थशास्त्र के बाद हम जानेंगे पर्यावरण में, और पर्यावरण के साथ चलेगा। अब इन सभी के साथ मैं बीच में आपको सामान्य ज्ञान देता रहूंगा। जीके वन डेज एग्जाम में बहुत पूछता है, तो ये मैं आपको बीच बीच में कराता रहूंगा। इसको हम जीएस के सिलेबस के साथ नहीं रखेंगे। आइए जानते हैं, शुरुआत करेंगे इतिहास से। इतिहास में हमें कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं और उसका विस्तार कैसे करना है उसको लेकर के आइए देखते हैं। जानेंगे इतिहास को लेकर के पहले भाग, जैसे मैंने बात की कि इतिहास से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अतीत को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अतीत को नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक हम बाकी चीज समझेंगे ही नहीं ना। मानव का उद्भव हुआ कैसे, जब तक हम उद्भव ही नहीं होंगे, प्रकृति में हम आएंगे ही नहीं, तब तक हमारे आसपास का वातावरण कैसे है, जब तक हम विकास में नहीं जाएंगे, विकसित नहीं होंगे, तब तक हम कैसे समझेंगे कि बाकी चीजें हैं क्या। तो हम समझेंगे इतिहास को लेकर। सबसे पहला विषय इतिहास। इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के बाद मध्य भारत, मध्य भारत के बाद आधुनिक भारत और फिर आजादी के बाद का भारत। बच्चे मेनली ये भाग स्किप कर देते हैं, उसको इन दोनों के एक साथ जोड़ करके पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे। आधुनिक को अलग पढ़ेंगे, आजादी के बाद भारत को अलग पढ़ेंगे, प्राचीन मध्य को अलग पढ़ेंगे। शुरुआत हम प्राचीन से करेंगे। आइए जानते हैं, मैं आपको पूरा सिलेबस देता हूं कि कैसे प्राचीन भारत को पूरे एक ही बार में हम पूरे इसके जो प्राचीन भारत का सिलेबस है उसको कैसे कवर करेंगे और इसको कैसे खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत के सिलेबस को हम कैसे खत्म करेंगे और इसका शेड्यूल हमारे पास क्या होगा। तो भाई बात करेंगे कहां पर आकर के? प्राचीन भारत के सिलेबस पर। और मैंने कहा ना कि पूरे इतिहास को मैं कवर करवाऊंगा, एक एक पार्ट, एक एक टॉपिक, और वो आपको सिलेबस में ही दिखाई पड़ जाएगा। जैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे उस सिलेबस में ही हमको क्लियर हो जाएगा। अधिकतर चीजें तो आपको यहीं से याद हो जाएंगी और याद करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि इतिहास को एक्सप्लेन करो, तो कैसे करोगे? हर चीज याद करना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें समझना भी जरूरी होता है, और समझाने के लिए मैं खड़ा हूं आपको इतिहास को बिल्कुल फ्री में। आइए समझिए। तो प्राचीन हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। अब प्राचीन भारत में सबसे पहला चालू होगा प्रागैतिहासिक काल। यहीं से हम समझेंगे मानव सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम समझेंगे प्रागैतिहासिक भारत का परिचय। अब भारत उस समय था नहीं, मेनली हम आज इतिहास की बात करते हैं तो उसको हम जोड़ लेते हैं। फिलहाल ये टर्म गलत है, हम प्रागैतिहासिक काल का परिचय समझेंगे और मेनली भारत नामक एक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के विषय में डीपली समझेंगे। फिर सेकंड समझेंगे पूरा पाषाण युग, पत्थर का युग, कैसे पत्थर से हम लोग आगे आधुनिक बनते चले गए। थर्ड हम समझेंगे मध्य व नवपाषाण युग। अब नवपाषाण आ गया, यहाँ पे हमें पहिया मिल जाएगा, आग का आविष्कार हो जाएगा, इन सभी चीजों को यहाँ पे हम समझेंगे। और फोर्थ आएगा चालकोलिथिक संस्कृतियां। ये क्या होता है भाई चालकोलिथिक संस्कृतियां? मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे जहां पे हमको तांबा मिल चुका है, ताम्र पाषाण युग कहा जाता है इसको। यहाँ पे मानव ने तांबा खोज लिया है और यहीं से है, इसी को हम कहते हैं। देखिए सिंधु घाटी के जस्ट ऊपर है ना, यही सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी सबसे विकसित सभ्यता भई है, इसका बीजारोपण करता है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, सेकंड पे आ जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या समझेंगे? नगर नियोजन, कैसे वो लोग प्लान करते थे। जैसे आज के समय की हम लोगों की सोसाइटी है ना, वैसे उन लोगों ने उस समय अपना नगर नियोजन प्लान कर रखा था। आज हम 2025 में जो है ना, वो जाने आज से 5000 साल पहले प्लान हो चुका था, इससे बेहतर प्लान हो चुका था और वो हमारे पास मॉडल था। और आज तक हम लोग इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी इनके जो सिटी प्लान था ना, उसको आज तक हम लोग अपने अंदर अपने कल्चर में ला नहीं पाए हैं, क्योंकि ये लोग इतने सिविलाइज्ड थे, इतने मतलब कि सिविल तरीके से रहते थे, इतना प्लानिंग के साथ रहते थे कि वो आज तक हम लोग नहीं ला पाए। और ये हम लोग की संस्कृति है जिसको आज हम लोग दावा करते हैं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता।
छठा, अर्थव्यवस्था व व्यापार। अर्थव्यवस्था कोई आज की चीज नहीं है, 5000 साल पहले पुरानी अर्थव्यवस्था थी, वहीं पे स्थापित हो गई थी। क्या होती है अर्थव्यवस्था, कैसे चलती है, उसको भी समझेंगे, और व्यापार भी वहीं से जुड़ा हुआ है। 7, धर्म एवं संस्कृति। भाई जैसे धर्म को लेकर के आज लड़ाई कर रहे हो ना, आज का नहीं है। मानव संस्कृति के शुरुआत के साथ ही धर्म की शुरू हो गया था, और जो आप धर्म समझते हो ना, उस धर्म को धर्म नहीं कहते हैं। वास्तव में धर्म होता क्या है, इतिहास, वेद, पुराण किस धर्म की बात करते हैं। जो आप कहते हो ना कि हम धर्म परायण हैं, धर्म परायण हैं, कुछ नहीं हो। वास्तविकता के जो धर्म है ना, जिस धर्म की परिभाषा हमको वेद देगा, जब उस धर्म को समझोगे तब समझ में आएगा कि धर्म क्या कहता है। धर्म की एक छोटी सी परिभाषा है, धर्म इति धारित, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और 7 के बाद आता है 8, कैसे सिंधु घाटी इतने सिविलाइज्ड जो हमारी संस्कृति रही है उसका पतन हो गया। हम यहाँ पे समझेंगे। ये हमारे 8 टॉपिक मेनली हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम 4 टॉपिक में पूरा प्रागैतिहासिक काल खत्म करेंगे, फिर इन्हीं 4 टॉपिक को लेकर के नीचे आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को 4 टॉपिक्स में खत्म करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, ये केवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी देख सकता है, कोई भी अपने इतिहास को समझ सकता है। और ये मैं एनसीईआरटी प्लस आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, इन दोनों बुक्स को बेस लेकर के मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा। मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं यहीं से सब कुछ आपको आपके लिए तैयार करके आपको सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आगे जाते हैं हम, आगे क्या पढ़ेंगे। ये 2 मेन चैप्टर हो गए, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। आइए नेक्स्ट जानते हैं। अब भाग 3, थर्ड टॉपिक जिस पे हम जाएंगे सिंधु सभ्यता के बाद, वो होगा वैदिक काल। वैदिक आर्यंस आएंगे हमारे देश में, और वो आज की जो वर्तमान परंपरा है हिंदू सभ्यता, उसको लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल व महाजनपद। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल जो होगा वो हमारा ऋग्वैदिक काल होगा, और उत्तर वैदिक काल व महाजनपद में 16 महाजनपद आएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध साम्राज्य आएगा, और वही नींव रखेगा हमारे मौर्य साम्राज्य की। लेकिन इसके बीच में ये उत्तर वैदिक काल में तो जो हमारा वैदिक है वो बड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन इतना हाइपर हो जाएगा, इतना हाइपर हो जाएगा कि उसमें इतने सारे भेदभाव उत्पन्न होंगे, जिससे बीच में एक परंपरा चालू होगी, श्रमण परंपरा। और ये श्रमण परंपरा क्या होगी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो जाएगा। क्यों, इतना भेदभाव होगा, ऊंच नीच जाति प्रथा चालू हो जाएगी, जिससे कुछ लोग तंग आकर के इन 2 जगहों पे विभक्त होंगे, और कुछ लोग जैन धर्म को अपनाएंगे और कुछ लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, और यहीं पर इन धर्मों का उदय होगा। एक कहावत है ना कि जो अति होती है वो बहुत हानिकारक होती है, ना बोलना और अति से भला ना चुप, और अति से भला ना बरसना और अति से भला ना धूप। यहाँ पर अति होगी, परंपरा रूढ़िवादिता की अति हो जाएगी, और रिजल्ट क्या होगा, 2 बड़े बड़े उस समय के धर्मों का उदय होगा। फिर इसके बाद शुरू होगा मौर्य साम्राज्य, क्योंकि इन्हीं 16 महाजनपदों में अतिता को बढ़ावा देंगे नंद वंश के राजा धनानंद, और धनानंद अपमान करेंगे एक ब्राह्मण का जो जिसका नाम है कौटिल्य, और आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। कौटिल्य प्रतिज्ञा लेंगे कि मैं तुम्हारे पूरे जो वंश है उसका सर्वनाश करूंगा, और वहीं से बीजारोपण होगा मौर्य साम्राज्य का। क्योंकि किसको उठाएंगे, चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त कौन है, सरनेम नहीं पता है, मौर्य उनकी मां का नाम है, और उसी के नाम पर मौर्य वंश पड़ गया है। तो मौर्य साम्राज्य आएगा, और इसी और मौर्य साम्राज्य हमको क्या देगा, हमारा महान शासक अशोक देगा। अब महान है क्या, 99 भाइयों की हत्या की है तब गद्दी पर आया है। कलिंग में इतना बड़ा खून किया है, इतने बड़े युद्ध लेवल पर उसने युद्ध किया है, इतना खून बहा कि आज तक इतिहास महाभारत की समानता रखता है कलिंग का युद्ध। महानता बाद में आई है, और जो उसने विरासत दी है उसको हम आज तक लेकर के चल रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने अखंड भारत का निर्माण कर रखा है। जिस भारत को हम कल्पना करते हैं ना कि ईरान से लगा करके म्यांमार तक की सीमा, वो मौर्य साम्राज्य के समय की है। और आएगा हमारा महान शासक भाई अशोक। बनेगा कैसे महान, धर्म को अपना करके। इसको हम समझेंगे मौर्य साम्राज्य में। है उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में क्या समझेंगे, इंडो ग्रीक और शक, ये हम एक भाग में पढ़ेंगे। सातवाहन और संगम युग, यही सातवाहन है जो शीशे के सिक्के चलाएंगे, तो हम इनको यहाँ पे जानेंगे। फिर भाग 7 में देखेंगे गुप्त और उत्तर गुप्त काल, इतिहास का स्वर्ण युग, यही गुप्त काल है। और सबसे शुद्ध रूप से जो स्वर्ण के सिक्के चलाए गए हैं वो गुप्त काल में चलाए गए हैं। शुरुआत तो हमारी यहीं से उत्तर मौर्य काल से ही हो जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से जो शुद्धता मिलेगी सोने के सिक्कों में वो गुप्त काल में मिलेगी। इसीलिए प्राचीन इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल को ही कहा जाता है। इसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन और नालंदा को पढ़ेंगे। नालंदा तो आप सभी लोग जानते ही हो, इस समय का सबसे चर्चित टॉपिक भी है। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के बिहार में वापस पुनर्स्थापना की गई है, जिसके जो वो थे आपके चेयरपर्सन थे वो कहां पर थे, विदेश में बैठे हुए थे। तो वही नालंदा है जो उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके बाद भाग 8 विशेष विषय पे आएंगे। क्या होगा विशेष विषय, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति। फिर बता रहे हैं अब भारत का उदय होगा, वैदिक काल के बाद भारत आएगा। हमारा जो पाषाण काल था वहां पे भारत नहीं था, लेकिन यहाँ पर भारत होगा। हम भारत के नाम के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। उस समय में जो हमारी स्त्रियां थी उनकी स्थिति क्या थी।
विज्ञान का उदय होगा, विज्ञान देखेंगे, मतलब विज्ञान तो पहले से रहा है, विज्ञान वाले छात्र भैया माइंड मत करिएगा, विज्ञान पहले से रहा है, लेकिन विज्ञान को व्यवहार में लाया गया था, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और गणित का उदय होगा, आर्यभट्ट जी आएंगे, इनको हम देखेंगे। पर्यावरण आएगा और अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे, उस समय का हमारा पर्यावरण कैसा था और अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ये भैया हमारे प्राचीन भारत का सिलेबस है, और नोट कर लीजिएगा, इन्हीं सीक्वेंस में चलेंगे। प्रत्येक टॉपिक की 2 या 3 वीडियोस होंगी, इन्हीं वीडियोस में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो टोटल हमारे पास 21 टॉपिक है, मान के चलिए आपकी 63 या 64 वीडियो के लगभग जाएंगी। प्राचीन भारत में छोटी छोटी वीडियोस होंगी और बहुत सरल तरीके से पूरे प्राचीन भारत को हम कवर करेंगे। महत्वपूर्ण जो विषय होंगे उनको हम आपको शॉर्ट्स में भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप और आसानी से समझ सकते हैं। मिलेंगे प्राचीन भारत के सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत के साथ, जो कि था हमारे ऐतिहासिक काल के भारत का परिचय। तो वहां से हम लोग चालू करेंगे और चालू करके अपने प्राचीन भारत की यात्रा को शुरू करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और पूरे प्राचीन भारत का सिलेबस अगर आपको याद हो जाए और याद हो गया हो, और कोई भी चीज अगर कमी हो तो हमारे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।